हेलो एवरीवन। आज का जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि इंडिया में कब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए या इंडिया में कब ग्लोबलाइजेशन जो है हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। तो बेसिकली इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो इंडिया में आए वो 1991 में आए। अब इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था या जो जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, उससे ये मतलब है कि कंट्री में इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कब इनिशिएट हुई। इंडिया में 1991 में हुई और इनका गोल ये होता है कि इकोनॉमी को कितना मार्केट एंड सर्विस ओरिएंटेड बना दिया जाए बाय एक्सपैंडिंग द रोल ऑफ प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। जैसे ग्लोबलाइजेशन में मैंने आपको बताया था कि दूसरी कंट्री की कंपनीज एक थर्ड कंट्री में इन्वेस्टमेंट्स करती हैं एंड देन वहाँ पे दे स्टार्ट ऑपरेटिंग देयर ऑपरेशंस, बेसिकली मतलब अपना बिजनेस वहाँ जाके सेटअप कर देती हैं दूसरी कंट्री में। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से ये हुआ कि जो बेसिक गोल था उसका वो ये था कि मार्केट को सर्विस एंड मार्केट ओरिएंटेड बना दें, इकोनॉमी को मार्केट एंड सर्विस ओरिएंटेड बना दें by bringing in investments from private firms as well as from foreign investments, जिसे हम FDI का नाम दे देते हैं। इसकी मदद से जो चेंजेस आए वो ये आए कि जो इंपोर्ट पर टैरिफ लगती है वो कम कर दी गई, डीरेगुलेशन ऑफ मार्केट्स हो गया, टैक्सेस कम कर दिए गए और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ा दिया गया। हर सेक्टर में बढ़ाया जाता है, अभी रिसेंटली भी बढ़ाया गया है FDI को इन वेरियस सेक्टर्स। फिर लिबरलाइजेशन ने जो है इकोनॉमी के ग्रोथ को बहुत हायर लेवल्स तक पहुंचाया। 1990 एंड 2000 में इंडिया का बेसिकली फर्स्ट फेज था इंट्रोड्यूस करने का अपनी इकोनॉमी को टू द फॉरेन वर्ल्ड और इसी के बेसिस पे उसने अपनी स्ट्रेंथ बनाई। दैट इज़ वाई ड्यूरिंग 2000s उस टाइम तक इंडिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था इन मार्केट्स और या फिर उसकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग हो गई थी। आपने ये भी सुना होगा कि जब ग्लोबल रिसेशन हुआ था, ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008-9 में, उसमें इंडिया को इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। इसमें कुछ थोड़ा सा रोल इसका भी था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का या लिबरलाइजेशन का, कि इंडिया पे कम इफ़ेक्ट्स हुए थे। एक डिबेट जो आज तक चलती है इंडिया में वो ये है, क्या ये रिफॉर्म्स इंडियन इकोनॉमी के लिए सस्टेनेबल रहे थे या नहीं रहे थे। देखें, अगर जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस कर दी जाए किसी भी सेक्टर में, तो जो यहाँ के लोकल ब्रांड्स होते हैं उनकी जो है डीवैल्यू हो जाते हैं वो लोग, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल विल प्रेफर बाइंग फॉरेन ब्रांड्स, क्योंकि यहाँ पे एक सोशल स्टेटस का भी ही बात आती है, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी में अपनी लोकल कंपनीज थी वो लॉसेस में जाने लगती हैं और जितने भी फॉरेन प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ये डिबेट आज तक चलती है कि क्या ये रिफॉर्म्स इंडिया के लिए बेनिफिशियल थे या नहीं थे, या ये इंडिया के लोगों के लिए बेनिफिशियल थे या नहीं थे। देखिए, एज अ कंज्यूमर हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, बट एज अ प्रोड्यूसर या और एज अ सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट हमारे लिए ये लॉस में भी जा सकते हैं। इसकी वजह से लॉसेस भी होते हैं। अब फॉर एग्जांपल देख लें, अगर आप क्लोथिंग ब्रांड देखें जैसे फैब इंडिया है, अगर उसके कंपैरिजन में कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड देख लें, अब जैसे फैब इंडिया के जो हैं स्कार्फ्स वगैरह आते हैं, एंड इफ़ कोई कंपनी जो है बाहर की, जैसे कोई भी हो सकती है, ज़ारा, मैंगो, H&M, जिनके उनके भी स्कार्फ्स आते हैं और सेम क्वालिटी के हों, लेकिन अ पर्सन विल प्रेफर बाइंग H&M एंड ज़ारा वाले rather than buying of फैब इंडिया। दैट्स लाइक, ये है नेचर में लोगों के। IMF और वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी बैकिंग दी थी लिबरलाइजेशन को और इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी इनकरेज किया था कि दे शुड गो इनटू लिबरलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जिसे कहते हैं।
बिफोर 2015 जो इंडिया की जो इकोनॉमी की पेस थी ग्रोथ की, वो स्लोअर थी दैन चाइना। इवन बिकॉज चाइना में जो लिबरलाइजेशन आया था वो 1978 में आया था, और इंडिया में जो आया वो 1991 में आया। तो वो जो गैप हो गया 12 साल का, उसमें जो 12-13 साल का, उसमें जो है चाइना ने अपनी ग्रोथ को इतना हाई कर दिया था, इकोनॉमिक ग्रोथ को, कि इंडिया कैचअप नहीं कर पाया था अभी इतना, एंड बहुत स्लोली पेस हो रहा था ग्रोथ की तरफ बिफोर 2015। बट 2015 में इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ थी वो चाइना से ज़्यादा हो गई थी, बिकॉज इंडिया ने जल्दी से अडेप्ट कर लिए थे अपने रिफॉर्म्स को, एंड उसकी ग्रोथ बढ़ती चली गई थी। अब बात करते हैं प्री लिबरलाइजेशन की, मतलब बिफोर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इंडिया की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो बेसिकली इन्फ्लुएंस थे बाय द कॉलोनियल एक्सपीरियंस। कॉलोनियल एक्सपीरियंस मतलब जो जैसे ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने जो जो यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई वो उसी से इन्फ्लुएंस थे। उन पॉलिसीज़ से जो है प्रोटेक्शन मिलता था, और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस था, और बिजनेस सेक्टर को फोकस मिल रहा था, बिजनेस रेगुलेशंस हो रहे थे, सेंट्रल प्लानिंग हो रही थी, मतलब जो भी कुछ हो रहा था वो लोकली हो रहा था, कुछ बाहर से हेल्प नहीं ली जा रही थी, सिर्फ अपने लोकल प्रोडक्ट्स, अपना लोकल इकोनॉमी को बढ़ा रहे थे बिफोर लिबरलाइजेशन। बिटवीन 1966 एंड 1985 काफ़ी अटेम्प्ट्स हुए कि इकोनॉमी को लिबरलाइज किस तरह किया जाए, ये इकोनॉमी को लिबरलाइज कर लिया जाए। जो पहला इवेंट था लिबरलाइजेशन का, ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो हुआ था 1967 में। बट उससे ये हुआ कि सोशलिज्म का जो स्ट्रॉन्गर वर्जन था वो अडॉप्ट कर लिया गया rather देन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। फिर उसके बाद जो सेकंड मेजर अटेम्प्ट हुआ वो 1985 में हुआ बाय प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी। बट इस बार भी ये फेल हो गया एंड द प्रोसेस केम टू अ हॉल्ट इन 1987। देखिए इसमें ये डेट ज़रूर याद रखिएगा, मतलब ईयर्स जो हैं ये ज़रूर याद रखिएगा कि कब कब फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ, कब दूसरा अटेम्प्ट हुआ, और कब वो हॉल्ट पे आ गया। बट इन द 1980s जो गवर्नमेंट थी राजीव गांधी के अंदर, सिंस उनके टाइम में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या लिबरलाइजेशन हॉल्ट पे आ गया था उनका अटेम्प्ट, तो उन्होंने छोटे रिफॉर्म स्टार्ट किए, जैसे कि उन्होंने लाइसेंस राज को हटा दिया, एंड दे ऑल्सो प्रमोटेड द ग्रोथ ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज। फिर उसके बाद तो चंद्रशेखर सिंह की गवर्नमेंट आई 1990 टू 1991। उन्होंने दे टुक सेवरल अटेम्प्ट्स, और उन्होंने सेवरल सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए विच वर मच नीडेड फॉर रिफॉर्म्स, एंड जिन्होंने बेसिकली फाउंडेशन ले करी उन रिफॉर्म्स की। फिर जो सिचुएशन थी ड्यूरिंग द 1980s, जब अटेम्प्ट्स हुए और जब लिबरलाइजेशन में लाइट रिफॉर्म्स लिए गए ड्यूरिंग द राजीव गांधीज गवर्नमेंट, उस टाइम में एनुअल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी जो थी, मतलब बिफोर 1980, वो काफ़ी लो थी, विच वॉज अराउंड 3.5%, और पर कैपिटा इनकम जो थी वो 1.3% थी। एट द सेम टाइम उस वक्त पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया था, और उनकी जो ग्रोथ थी दैट वाज 5%, इंडोनेशिया की 9%, थाईलैंड की भी 9%, और साउथ कोरिया की 10%, ताइवान की 12% थी। उस टाइम जो मेजर इंडस्ट्रीज थी इंडियन इकोनॉमी में वो थी स्टील, पावर एंड कम्युनिकेशंस, जिसमें 4 और 5 लाइसेंसेस दिए जाते थे टू द प्राइवेट और पब्लिक फर्म्स। जो लाइसेंस ओनर्स होते थे वो अपना अंपायर ह्यूजली बिल्ड करते थे। इसी की वजह से अ ह्यूज प्राइवेट सेक्टर इमर्ज्ड। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस थी उन्होंने उनको लॉस होने लग गया और प्राइवेट ओनर्स आ गए। अब सिंस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है लॉसेस बनाने लग गई और उनका रोल जो है कम होता चला गया,
तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था और कस्टम्स डिपार्टमेंट जो था वो काफ़ी इनएफिशिएंट हो गया ये चेक करने के लिए कि लोग टैक्सेस दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कोई टैक्सेस में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। दिस इज़ द रीज़न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कस्टम्स डिपार्टमेंट का टोटल फेलियर हो गया था। और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो बहुत ही पुअर थी, बिकॉज जो भी इन्वेस्टमेंट हुई थी इंफ्रास्ट्रक्चर में इट वाज डन बाय द पब्लिक सेक्टर ओनली। प्राइवेट सेक्टर इतना इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहा था टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली करप्शन जो है काफ़ी फ्लरिश कर गया और लाइसेंस राज जो आज तक थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है वो तभी से शुरू हुआ था। लाइसेंस राज ने जो इस्टेब्लिश किया था वो किया था इररिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ परपिचुएटिंग ब्यूरोक्रेसी। देखिए इररिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ परपिचुएटिंग ब्यूरोक्रेसी आज तक है कंट्री में, एंड करप्शन भी तभी से फ्लरिश हुआ जो अभी तक है कंट्री में। तो जो पहला रिफॉर्म जो हुआ वो हुआ 1991 से 1996 तक। इस टाइम में इंडिया जो है उनके पास फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था जिसमें रुपी वॉज पेग टू द वैल्यू ऑफ बास्केट ऑफ करेंसीज। इसमें ये होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक बास्केट ऑफ करेंसीज होती हैं जो डिटरमिन करती हैं कि एक कंट्री की करेंसी की वैल्यू कितनी होगी। अब जो बास्केट ऑफ करेंसीज जो होती हैं वो होते हैं जो इनके ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं। इसी की वजह से इंडिया का जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम्स सिंस 1985 हुई थी, एंड बाय द एंड ऑफ 1990 स्टेट ऑफ इंडिया वाज इन अ सीरियस इकोनॉमिक क्राइसिस। जब आपकी करेंसी कुछ सर्टेन करेंसीज पर डिपेंड करेगी तब उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जो है काफ़ी फेलियर्स का नुकसान उठाना पड़ता है। जिसके बाद सेंट्रल बैंक ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया था न्यू क्रेडिट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, एंड इंडिया जो है बेरली 3 वीक्स तक पेमेंट नहीं कर पाया था अपने इम्पोर्ट्स का। इन द एंड उसने प्लेज किया 20 टन्स ऑफ गोल्ड टू यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड एंड 47 टन्स टू बैंक ऑफ इंग्लैंड एज अ पार्ट ऑफ बेल आउट डील। इसका मतलब ये है कि जब वो लोग पेमेंट ही नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या किया, जो उनके पास रिजर्व्स में 20 टन्स ऑफ गोल्ड था उन्होंने वो दिया यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड को, और 47 टन्स जो था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के लिए उन्होंने प्लेज कर लिया कि अगर इन केस वो नहीं पेमेंट्स कर पाते हैं तो दीज टू बैंक्स कैन टेक द सर्टेन अमाउंट फ्रॉम इंडिया, ताकि उनको बेल आउट कर लिया जाए विथ IMF। मोस्ट ऑफ द जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे दे वर फोर्स्ड अपॉन इंडिया एज पार्ट ऑफ IMF बेल आउट। इसी के रिस्पॉन्स में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम में मनमोहन सिंह, उन्होंने इनिशिएट किया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ऑफ 1991 विद द सपोर्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। इन रिफॉर्म से ये हुआ कि लाइसेंस राज खत्म हुआ, सबसे पहले टैरिफ्स और इंटरेस्ट रेट्स कम हो गए, पब्लिक मोनोपोलीज जो हैं ख़त्म हुई कुछ सेक्टर्स में से, फिर ऑटोमेटिकली अप्रूवल हुआ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स को इन मेनी सेक्टर्स। इसी के ही बाद से जो मेन ओवरऑल थ्रस्ट था लिबरलाइजेशन का वो सेम ही रहा। कोई गवर्नमेंट ने कभी भी ट्राई नहीं किया पावरफुल लॉबीज के थ्रू कि ट्रेड यूनियंस एंड फार्मर। इसका मतलब ये है कि किसी भी गवर्नमेंट ने कोई ट्राई नहीं किया पावरफुल लॉबीज को टेक ऑन करने के लिए। जो पावरफुल लॉबीज थी उस टाइम में वो थी ट्रेड यूनियंस एंड फार्मर्स और लेबर लॉज इन रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर सब्सिडीज। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया बिकॉज द गवर्नमेंट डिडंट वांटेड टू टेक ऑन दीज पावरफुल लॉबीज। अगर वो टेक ऑन कर लेते तो दे वुड हैव स्टॉप्ड वर्किंग एंड दस यहाँ पे प्रोड्यूस होना बंद हो जाता सामान और फिर एक्सपोर्ट्स भी नहीं हो पाते।
21st सेंचुरी में इंडिया जो है टोटली फ्री मार्केट इकोनॉमी हो गई थी, जिसने सब्सटैंशियल रिडक्शन था इन स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी और इंक्रीज हो गया था फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन। इससे ये हुआ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, लिटरेसी रेट्स बढ़ गए, फूड सिक्योरिटी बढ़ गई और अर्बन रेसिडेंट्स को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ rather than रूरल रेसिडेंट्स। 12 नवंबर 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने सैंक्शन किए थे लोन्स, जो बेसिकली कंसिस्ट करते थे टू कंपोनेंट्स को। IBRD लोन ऑफ $250 million टू बी पेड ओवर 20 years। दूसरा था IDA क्रेडिट लोन जो था 183.8 मिलियन का, इक्विवेलेंट टू $250 million विद 35 years मैच्योरिटी, मतलब ये 35 years तक मिलते रहेंगे। IBRD जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। ये हेल्प करता है वेरियस कंट्रीज़ को लोन प्रोवाइड करने के लिए ताकि वो लोग डेवलपमेंट कर पाएँ। IDA जो है बेसिकली इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है जो ग्रांट करती है लोन्स वर्ल्ड्स पुअरेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ को। जैसे मैंने बताया, ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सपोर्ट करती हैं इकोनॉमीज़ को। इसी तरह इन्होंने इंडिया के गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए लोन प्रोवाइड किया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी BJP में, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने एडमिनिस्टर किए ये सारे रिफॉर्म्स और इन सबको कंटिन्यू किया एज दे वर वर्किंग सिंस 1991। फिर जितनी भी अंडर परफॉर्मिंग गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस थे, इंक्लूडिंग होटल्स, BSNL, मारुति सुजुकी, एयरपोर्ट्स, उन सब का कोएलिशन किया और उनको प्राइवेट ओनर्स को या प्राइवेट प्लेयर्स को ऑक्शन कर दिया गया। फिर यूनियन फ्रंट गवर्नमेंट ने अटेम्प्ट किया था प्रोग्रेसिव बजट बनाना जो इनकरेज करे रिफॉर्म्स को। एंड बाय 1997 में जो एशिया में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी विच वॉज क्रिएटेड ड्यू टू इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, उनको यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने उनको बजट को प्रोग्रेस करा था ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। बाय द एंड ऑफ 2011 जब कांग्रेस का रूल था, उन्होंने इनिशिएट किया इंट्रोडक्शन ऑफ 51% ऑफ FDI इन रिटेल सेक्टर। तभी आप देखा होगा आप लोगों ने कि एक टाइम एक न्यूज़ आई थी कि वॉलमार्ट विल स्टार्ट ओपनिंग इट्स स्टोर्स इन इंडिया। कारफोर के ऑलरेडी यहाँ ऑफिसेज हैं, इट्स एन इंटरनेशनल ब्रांड। इसी तरह इन्होंने रिटेल सेक्टर में FDI ओपन कर दी थी, इसी वजह से ये लोग यहाँ अब अपना स्टोर्स ऑपरेट कर रहे हैं। बट जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करना चाहे थे 2011 में, उस वक्त ऑपोजिशन पार्टी ने मना कर दिया था करने को एंड दे हैड टू टेक इट बैक। बट इन 2012 बाय दिसंबर सबका एग्रीमेंट लेकर दे हैड टू इंट्रोड्यूस 51% ऑफ FDI इन रिटेल सेक्टर। इन द अर्ली मंथ्स ऑफ 2015 जब BJP की गवर्नमेंट थी अंडर नरेंद्र मोदी, उस वक्त इंश्योरेंस सेक्टर में 49% ऑफ FDI को अलाउ कर दिया था। ये जो अटेम्प्ट था ये आफ्टर 7 years लिया गया था। पहले जब लिया गया था तब ये फेल हो गया था एंड दिस बिकेम ओपन टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स। फिर जो दूसरा उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिस सेक्टर में अलाउ की वो थी कोल माइंस में। एक बिल पास हुआ था, कोल माइन स्पेशल प्रोविजन बिल ऑफ 2015। इससे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली ओवर द माइनिंग ऑफ कोल ये ख़त्म कर दी गई थी एंड प्राइवेट या फॉरेन माइनर्स को अलाउ कर दिया गया था इन्वेस्टमेंट्स करना इंडियन मार्केट में। फिर उसके बाद 2016 का बजट सेशन जब हुआ था पार्लियामेंट में, उसमें इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को भी पास कर दिया गया था। इस कोड से ये कहा जाता है कि जो टाइम बाउंड प्रोसेसेस है फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ कंपनीज एंड इंडिविजुअल,
वो सारे प्रोसेसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाने चाहिए विद इन 180 डेज। और अगर इंसॉल्वेंसी नहीं हो पाती है तो जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उस सर्टेन इंडिविजुअल की या कंपनी की, वो सारी की सारी जब्त कर ली जाएं। उसके बाद जुलाई 1 2017 में अंडर द सेम गवर्नमेंट यूनिफॉर्म गुड एंड सर्विसेज टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ। इट वाज अप्रूव्ड आफ्टर 17 ईयर्स। ये अप्रूव हुए थे आफ्टर 17 ईयर्स जो फर्स्ट रेजोल्यूशन पास हुआ था अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। That was in 2000 in Atal Bihari Vajpayee's administration. So after 17 years, these laws were, or basically this bill was approved in the parliament, जो है यूनिफॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। आपने सबने नाम सुना होगा जीएसटी। दिस इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। फिर उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं करंटली, निर्मला सीतारमन, उन्होंने सितंबर 28 2019 में अनाउंस किया कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट को 22% से 30% तक रिड्यूस कर दिया जाए और जितनी भी न्यू मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं उनके लिए 15% हो जाए फ्रॉम 25%। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी एमएनसीज़ होंगी वो इंडियन इकोनॉमी में आना पसंद करेंगी और यहाँ आके फिर उनकी ग्रोथ भी हो पाएगी। So this is all about liberalization, economic reforms, globalization. Thank you for listening to the lecture.